हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एजुकेशन राइज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। प्रिय विद्यार्थियों, आज अपन करेंगे हिंदी साहित्य के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हैं उसको, और हिंदी साहित्य में जितने भी आपके इम्पोर्टेंट प्रश्न आंसर रहेंगे वो सारे के सारे अपन इसमें कंप्लीट करेंगे, ठीक है। और सबसे पहले जो आज अपन इसमें करेंगे, जो आपके लघुत्रात्मक और अति लघुत्रात्मक प्रकार के जो क्वेश्चन हैं जो कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट है, वो अपन करने वाले हैं। चलिए, तो ठीक है, हिंदी साहित्य का अपन करेंगे इसके इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स। शुरुआत करते हैं। पहला सबसे पहले देखते हैं, सबसे पहला प्रश्न क्या है। तो पहला प्रश्न है आपका कि सिंगरौली क्षेत्र को काला पानी क्यों बताया गया है, और आप लोगों को लिख लिख करके अभ्यास कर देना है। ये जो भी क्वेश्चन है इनका, तो आपको ये लिखना है कि जो सिंगरौली था, यहाँ पर जंगल प्राकृतिक संपदा से इतने घने थे कि जहां कोई आने जाने की जोखिम नहीं उठाता था। अगर एक बार कोई व्यक्ति यहाँ पर पहुंच जाता था, अगर एक बार इन जंगलों में कोई व्यक्ति चला जाता था तो उसका बाहर निकलना बहुत मुश्किल होता था। आपको याद होगा, काला पानी का मतलब ये होता था कि जैसे पहले अंग्रेज जो भारत में क्या करते थे कि किसी भी व्यक्ति को सजा देने के लिए समुद्र पार जो वो अंडमान निकोबार द्वीप पर भेज देते थे, और वहां से आना फिर असंभव हो जाता था, तो उसे काला पानी कहते थे। तो इसी तरीके से ये जो जंगल थे, इसमें अगर एक बार कोई व्यक्ति घुस जाता था तो इतने प्राकृतिक संपदा वहां पर इतनी थी कि बाहर निकलना मुश्किल हो जाता था, इसलिए सिंगरौली क्षेत्र को काला पानी बताया गया है। चलिए, दूसरा क्वेश्चन है नेक्स्ट हमारा। अगला क्वेश्चन है कि देवसेना ने क्या प्रतिज्ञा ली थी। तो आपको पता होगा कि उन्होंने मालवा पर आक्रमण किया था, और उस समय देवसेना का पूरा परिवार शहीद हो गया था, वीरगति को प्राप्त हो गए थे। तो उस समय देवसेना ने क्या किया था कि अपने भाई की मृत्यु का बदला लेने के लिए, और अपने भाई की मृत्यु का जो है वो उसे बदला लेना था। देवसेना के लिए बची थी, बाकी उनका पूरा परिवार उसमें समाप्त हो गया था। तो भाई की मृत्यु के पश्चात देवसेना ने भाई के स्वप्नों को पूरा करने के लिए राष्ट्र सेवा की प्रतिज्ञा ली थी, राष्ट्र सेवा का प्रण लिया था, ठीक है। तो राष्ट्र सेवा की प्रतिज्ञा या फिर राष्ट्र सेवा का प्रण लिया था, ये आपको याद रखना है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना अगला। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा प्रश्न है कि यहां पर अपन देखेंगे। चलिए, अगला क्वेश्चन है हमारा, यस, तीसरा प्रश्न है, गीत गाने दो मुझे कविता का प्रतिपाद्य स्पष्ट कीजिए। इसका मुख्य प्रतिपाद्य क्या है, इसका मुख्य संदेश क्या है। तो आप लिखेंगे कि गीत गाने दो मुझे जो कविता है, इसका प्रतिपाद्य है कि कवि निराशा में आशा का संचार करने वाली कविता है। कवि निराशा में आशा का संचार करता है। गीत गाने तो मुझे, वेदना को भूलने को, अगर हमारे हृदय में वेदना है, पीड़ा है, दर्द है, तो उसे भुलाने के लिए गीत गाना है, कवि ये कह रहा है। आज के वातावरण में व्यक्ति का दम घुट रहा है, वह स्वयं असुरक्षित अनुभव कर रहा है। गानों का संपूर्ण जीवन संघर्ष करते हुए, लोगों का संपूर्ण जीवन जो है वो संघर्ष करते हुए बीत रहा है, और इस कारण वे निराश हो गए हैं। जगत निराश हो गया है, संसार निराश हो गया है, दुख से, तकलीफ से, पीड़ा से परेशान हो गया है। इस कविता के द्वारा कवि लोगों को निराशा छोड़ करके आशावादी बनने की प्रेरणा देता है, दुख और निराशा से लड़ने की प्रेरणा देता है। इसीलिए जल उठो फिर सींचने को, पृथा की बुझी हुई आग को गीत गाकर केवल जगाने का प्रयत्न करता है। इसलिए कवि जो है वो इस कविता के माध्यम से एक आशा का संचार कर रहा है, एक आशावादी दृष्टिकोण अपना रहा है, और कवि कहता है कि हमारे भीतर जो पीड़ा है उसे भूलने के लिए हमें जो है वो गीत गाना है। नेक्स्ट अपना अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट हमारा अगला जो चौथा प्रश्न है वो है कि सत्य का दिखना और ओझल होना से कवि का क्या तात्पर्य है। कवि कहता है कि सत्य कभी दिखता है, सत्य का दिखना मतलब सत्य कभी दिखता है, और कभी ओझल हो जाता है, कभी हमारी दृष्टि से गायब हो जाता है। इसका क्या कारण है। तो आप लिखेंगे भाई कि सत्य का कोई स्थिर रूप, आकार या पहचान नहीं है। सत्य को किसी ने सत्य का साक्षात्कार नहीं किया, उसका वास्तविक रूप नहीं देखा। एक व्यक्ति का सत्य दूसरे व्यक्ति का सत्य नहीं बन सकता, इसलिए सत्य कभी दिखता है और कभी ओझल हो जाता है।
ठीक है, क्योंकि एक व्यक्ति के लिए जो चीज सत्य होती है वही दूसरे के लिए असत्य हो जाती है, इसीलिए सत्य जो है वो कभी दिखता है कभी ओझल हो जाता है। आगे लिखा है कि भाई सत्य की पहचान और उसकी पकड़ बहुत मुश्किल होती है, अतः दृढ़ता से सत्य का पीछा करना पड़ता है और तभी वह पकड़ में आता है। जैसे कि आपको याद होगा युधिष्ठिर ने विदुर का पीछा किया था और विदुर घने जंगलों की तरफ चले गए थे, लेकिन जब विदुर ने देखा, यहाँ पे युधिष्ठिर जो है वो सत्य के अन्वेषक का प्रतीक है और विदुर जो है वो सत्य का प्रतीक है। विदुर जब घने जंगलों में चले गए, वहां तक युधिष्ठिर ने जब पीछा किया तो आखिरकार विदुर को एक पेड़ के नीचे, है ना, और वो था पेड़ समी का पेड़ था, समी मैंने खेजड़ी, तो समी के पेड़ के तने से टिक करके खड़ा होना पड़ा, रुकना पड़ा। तो इसी तरीके से हम अगर सत्य को प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें लगातार उसका पीछा करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट अगला हमारा क्वेश्चन है, यह समिधा ऐसी आग हठीला बिरला सुलगाएगा। यह समिधा का मतलब होता है जो हवन की सामग्री होती है। हवन की जो सामग्री होती है स्वयं जल करके लोगों का कल्याण करती है। तो ये जो व्यक्ति को यहाँ पे समिधा कहा गया है। ये समिधा जो है ना, ये समिधा क्या करेगी, ऐसी आग सुलगाएगी, ऐसी आग हठीला बिरला सुलगाएगा, ऐसी आग लगाएगा जो दूसरों का भला करेगी। इस पंक्ति का आशय बताना है आपको, तो आप देखो भाई लिखना है कि कवि ने एक गुणवान व्यक्ति की तुलना हवन की लकड़ी से की है। समिधा हवन की लकड़ी है, समिधा हवन की सामग्री है। मतलब जब अपन यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, तो उसमें जो चीज डालते हैं, जो लकड़ी डालते हैं और जलाने के लिए हवन को, तो वो समिधा कही गई है। तो यहाँ पर एक गुणवान व्यक्ति जो होता है, एक गुणवान व्यक्ति लोगों को, समाज को बहुत कुछ देता है, स्वयं तकलीफ उठाता है, स्वयं तकलीफ उठा करके समाज को जो है वो क्या करता है कि लाभ पहुंचाता है। तो कवि यहाँ पर कहता है, कवि ने गुणवान व्यक्ति की तुलना जो है वो हवन की लकड़ी से की है। जैसे हवन की लकड़ी जल करके लोगों को लाभ पहुंचाती है, क्योंकि यज्ञ करने से फायदा होता है, तो उसमें लकड़ी जलती है, समिधा है वो तो जलेगी, लेकिन दूसरों को लाभ पहुंचेगा। उसी प्रकार से एक गुणवान व्यक्ति जो होता है, वो गुणवान व्यक्ति भी स्वयं तकलीफ उठाता है, समाज के लिए वो काम करता है, समाज की भलाई के लिए, लोगों के लिए, राष्ट्र के लिए, देश के लिए जो है वो मानवता के लिए जो वो काम करता है। तो इसीलिए इस व्यक्ति को यहाँ पे समिधा जो है वो व्यक्ति के लिए आया है, गुणवान व्यक्ति के लिए आया है कि वो व्यक्ति खुद तकलीफ उठा करके दूसरों का भला करता है। नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन है छठा, मैंने देखा एक बूंद कविता का सार लिखिए। ये जो कविता है अपनी, है ना, मैंने देखा एक बूंद कविता, इसका सारांश लिखिए। तो आपको पता होगा कि बूंद जो है वो व्यष्टि का प्रतीक है, व्यक्ति का प्रतीक है, और सागर जो है ना, बूंद जो है, बूंद ये तो है व्यक्ति का प्रतीक भाई, बूंद जो है वो व्यक्ति का प्रतीक है, और सागर जो है ये समष्टि का प्रतीक है, सागर समष्टि का प्रतीक है। तो कवि यहाँ पे क्या कहता है, कवि एक दिन समुद्र के किनारे बैठा था या घूम रहा था, तो आपने देखा समुद्र में क्या होता है, जल हिलोरे मारता है। तो जैसे ही पानी टकराता है, लहरें उसकी जो किनारे से टकराती हैं, तो उसमें से पानी उछलता है, और उसमें से जैसे ही एक बूंद उछली, तो उस उछली हुई बूंद को देख करके कवि जो है वो उछलती है, थोड़ी देर अस्तित्व में रहती है, और उसी दौरान उसका रूप बदलता है, रंग बदलता है, अस्त होते हुए सूर्य की किरणों की वजह से, और फिर से वो पानी में समाहित हो जाती है। तो उसको देख करके कवि के मन में एक भाव आया, और वो भाव क्या था, एक क्षणवाद की कविता है, मतलब क्षणिकता का भाव आया कि थोड़ी देर अस्तित्व में रही, उसके बाद वो समाप्त हो गई। तो ये जो मानव जीवन है ये भी क्या है, थोड़ी देर के लिए है, उसके बाद में हमें भी समाप्त होना है। कवि इसमें क्या कहता है कि इसमें समुद्र की लहरों के झाग से क्षण भर के लिए अलग हुई बूंद का वर्णन किया गया है, और उस बूंद के वर्णन के माध्यम से, प्रतीकों के माध्यम से इस संसार की क्षणिकता को कवि बताने का प्रयास करता है। कहता है कि बूंद एक क्षण के लिए समुद्र से अलग होती है और संध्या कालीन सूर्य की स्वर्णिम किरणों से प्रकाशित होकर के स्वर्णिम हो जाती है। जैसे ही पानी टकराया, जैसे ही वो बूंद उछली,
और उसी दौरान अस्त होते हुए सूर्य की लाल किरणें उस पानी पर गिरती हैं तो उसका रंग बदल जाता है। वो किरणों का जो है वो एक प्रकार से रंग बदल जाता है, स्वर्णिम हो जाता है, सोने जैसा हो जाता है। और उसके बाद में वो क्या करता है कि वो सभी को आकर्षित करती है। ऐसा सुहाना कलर जो है वो, ऐसा सुहाना रंग जो है वो सभी को आकर्षित करता है। यह दृश्य देख करके कवि का दार्शनिक चिंतन गहन हो जाता है। एक दार्शनिक भाव कवि के हृदय में प्रकट होता है और उस समय फिर कवि सोचता है कि विराट के सम्मुख, अब यहाँ पे विराट कौन है? सागर, सागर के सम्मुख है ना, विराट के सम्मुख, विराट के सम्मुख बूंद का समुद्र से अलग होना नश्वरता के दाग से मुक्त होना है। तो बूंद जो है ना वो उस समुद्र से अलग हुई और अलग हुई तो यहाँ पे उसे नश्वरता के दाग से मुक्त होना बताया है। इसी प्रकार मानव जीवन में एक क्षण का बड़ा महत्व है। मानव जीवन क्षणभंगुर है क्योंकि आखिरकार एक दिन जिसने जन्म लिया है वो जाना है, किंतु उस विराट के साथ जिन क्षणों में उसका विलय होता है उस क्षणों का बड़ा महत्व है। ये क्षण उसके जीवन को सुख से भर देते हैं, उसके जीवन को आकर्षक बना देते हैं। तो यहाँ पर एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि इस संसार की क्षणिकता के बारे में कवि ने यहाँ पे बात करी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये जितने भी प्रश्न कर रहे हैं ये सारे के सारे इंपोर्टेंट प्रश्न आंसर्स हैं। और मैं आपको बता दूं कि हमारा जो ऐप है एजुकेशन राइज नाम से, ठीक है ना, मैं आपको दिखाऊंगा हमारा ऐप है एजुकेशन राइज नाम से। वहां पे हमने कंप्लीट इसके जो मॉडल पेपर्स हैं, कंप्लीट इसके चैप्टर्स हैं, ये पीडीएफ सारे के सारे आपको हमारे ऐप में मिलेगी। तो वहां पर हमने 10-10 मॉडल पेपर्स बनाए हैं और बिल्कुल आपके लेटेस्ट अकॉर्डिंग टू पैटर्न, जो आपका पैटर्न है एग्जाम का उसके हिसाब से। तो अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दिया हुआ है, वहां से आप सीधे हमारे मॉडल पेपर्स देख सकते हैं, हमारे ऐप में जा सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है हमारा वो प्रश्न है कि भाई आकाश बदलकर बना मही, आकाश बदल कर बना मही में आकाश और मही शब्द किसकी ओर संकेत करते हैं? निराला की जो कविता है, निराला की कविता सरोज स्मृति। तो सरोज स्मृति में से ये प्रश्न लिया है और यहाँ पर कवि ने जो है आकाश और मही की बात करी है। तो देखिए, वह अद्वितीय श्रृंगारिक संगीत जिसे कवि ने अपनी स्वर्गीय पत्नी के साथ गाया था वह आज रति के रूप में संपूर्ण विश्व में घूम रहा है। जो संगीत कवि ने, है ना, कवि ने जब उसकी पत्नी जीवित थी उस दौरान कोई संगीत जो गाया था वो संगीत अब विश्व में घूम रहा है। मानो वह रूप उसकी पुत्री के रूप में उतर कर आ गया हो। जो संगीत में जो भाव व्यक्त किए थे वो अब साकार, कवि को जब जैसे ही उसने अपनी पुत्री के विवाह के अवसर पर उसकी स्मृति को याद किया तो कवि को ऐसा लग रहा है कि जो गीत मैंने गाया था वो मूर्त रूप लेकर के यहाँ पर जो है वो उपस्थित हो गया है। अब यहाँ पर आकाश जो है ना, आकाश शब्द कवि के श्रृंगारिक गीत के लिए और मही शब्द कवि की पुत्री के लिए आया है, ठीक है ना। आकाश जो कि अभी अस्तित्व में नहीं है, जो गाया था, या फिर इसकी पत्नी की भी बात हो सकती है जो कि अभी वर्तमान में नहीं है, उसकी मृत्यु हो चुकी है, और अभी उसकी पुत्री की बात यहाँ पे हो रही है। तो मही का मतलब होता है धरती, ठीक है ना, जो अभी वर्तमान में अस्तित्व में है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला प्रश्न है भाई विशेष लेखन के अंतर्गत कौन कौन से लेखन आते हैं? आपका एक चैप्टर है विशेष लेखन का जिसमें पत्रकारिता और इसके बारे में जो है वो बात करी है, ठीक है। तो विशेष लेखन में एक प्रश्न ये है भाई कि विशेष लेखन के अंतर्गत कौन कौन से लेखन आते हैं? तो आपको आंसर लिखना, इंपोर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखना। ये आपका क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, ये आ सकता है एग्जाम में, याद अच्छी तरह से याद करिएगा। विशेष लेखन के अंतर्गत संबंधित विषय या क्षेत्र पर रिपोर्टिंग, है ना, किसी टॉपिक पर कोई विषय मिलता है उस पर रिपोर्टिंग, फीचर है, टिप्पणी है, साक्षात्कार है, लेख है, समीक्षा है और स्तंभ लेखन, ये चीजें आती हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 9वां प्रश्न। मलिक मोहम्मद जायसी, यानी जायसी मैंने मलिक मोहम्मद जायसी भाई, जायसी के 12मासा काव्य का भाव सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। मलिक मोहम्मद जायसी के काव्य का भाव सौंदर्य बताना है, तो लिखना है आपको, आंसर लिखेंगे कि जायसी ने 12मासा के अंतर्गत नागमती का विरह वर्णन किया है। ओके, जब उसके पति रतन सेन चले जाते हैं श्रीलंका की तरफ, उस समय उसकी जो विरह वेदना थी, जो विरह व्यथा थी, उसका वर्णन कवि ने यहाँ पे किया है।
उसे प्रिय विरह अत्यधिक कष्टकारी लगा, बहुत ही दुखदाई लगा। विरह से उसका शरीर एकदम दुर्बल हो गया और उन्माद के कारण वह हर किसी से अपनी विरह वेदना का बखान करने लगी और पति को संदेश भेजने में आतुर रहकर विरह संताप से ग्रस्त रहने लगी। तो ये 12 मास काव्य का भाव सौंदर्य है। नेक्स्ट हमारा अगला प्रश्न है, 10वां प्रश्न है कि भाई बसंत आया कविता में निहित व्यंग्यार्थ पर प्रकाश डालना है आपको। ठीक है, बसंत आया जो कविता है उसके माध्यम से तो आप लिखेंगे कि बसंत आया कविता मूलतः आधुनिक मानव पर व्यंग करती है। वर्तमान जो मानव जीवन है या हमारी जो जीवन शैली है यूं कह सकते हैं, उस पर व्यंग किया गया है। क्यों? क्योंकि हमें वर्तमान में किसी भी त्योहारों का पता नहीं रहता कि कौन सा त्योहार कब आता है, हमें ऋतुओं का पता नहीं रहता कि कौन सी ऋतु कब आती है। वर्तमान में इतनी भागदौड़ में जो है वो मनुष्य जो है इस प्रकार से एक प्रकार से कह सकते हैं कि जकड़े हुए हैं कि उन्हें पता ही नहीं रहता कौन सी चीज कब कैसे हो रही है। जिसे प्रकृति परिवर्तन का सबसे मनोरम, सुंदर और खुशियों से भरपूर बसंत ऋतु के आने का पता ही नहीं चल पाता। तो हमें ऋतु परिवर्तन का पता नहीं चल पाता, इसलिए कवि ने क्या किया है कि यहाँ पर व्यंग किया है। आज की जीवन शैली में मनुष्य का प्रकृति से नाता टूट गया है। ऋतुओं का आना जाना अनुभूतियों और अनुभवों की बजाय कैलेंडर देखकर पता किया जाता है। कैलेंडर से पता चलेगा, तिथियां देख करके भाई अब कौन सी तिथि है, कौन सी ऋतु है, कौन सा त्योहार है, या फिर कार्यालय में छुट्टी होती है तो पता चलता है। लेकिन हमें क्योंकि तारतम्यता टूट गई है प्रकृति के साथ, तो बदलते जो प्राकृतिक चीजें हैं उससे पता नहीं चलता। आधुनिक जीवन शैली की भागदौड़ वाली नीरस प्रक्रिया ने मनुष्य को भाव विहीन कर दिया है। उसका ज्ञान सिर्फ पुस्तकों पर ही आधारित है, जिसमें अनुभूतियों के लिए कोई जगह नहीं है। एक्सपेरिमेंट या फिर यूं कह सकते हैं एक्सपीरियंस के लिए कोई जगह नहीं है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा अगला जो क्वेश्चन है, आगे नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे अपन। इस क्लास में अपन इतना ही पढ़ेंगे। कैसा लगा आपको वीडियो मुझे बताइए, और किस टाइप से आपको क्वेश्चंस चाहिए, किस प्रकार की चीजें आप पढ़ना चाहते हैं मुझे जरूर बताइएगा। एग्जाम तक लगातार हम पढ़ते रहेंगे। और मैं आपको बता दूं कि मॉर्निंग में 6 बजे हिंदी साहित्य की क्लास होती है, तो आप लोग उस क्लास में जरूर शामिल होइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, धन्यवाद।